हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का आपस में क्या संबंध है। तो हम पहले देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो संपत्ति तथा आर्थिक कल्याण से संबंधित मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, यानी कि धन का विज्ञान है, उस धन का जिसका संबंध मनुष्य के जीवन और कार्य से है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संपत्ति का उत्पादन, उसका वितरण, उसका विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यानी कि संपत्ति का उत्पादन कितना हो, कैसा हो, किस प्रकार होता है और उसका वितरण किस किस में होना चाहिए, उसका विनिमय किस प्रकार होता है यानी लेन देन, और उसका उपभोग किस प्रकार किया जाता है। तो ये सभी बातों का अध्ययन और बाजार से संबंधित जितनी भी है, जैसे वस्तुएं हैं, वस्तुओं की कीमतें, महंगाई होना, मुद्रास्फीति होना, तो ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवहार में मनुष्य का अध्ययन है। ये व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों के उस भाग का परीक्षण करता है जिनका भौतिक पदार्थों की प्राप्ति एवं उनके प्रयोग के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। अब हम ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र तो धन का विज्ञान है और राजनीति विज्ञान एक अलग अलग है जो राज्य से संबंधित है। फिर भी अर्थशास्त्र ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं का उदय और विकास आर्थिक अवस्थाओं का परिणाम माना जाता है। ये माना जाता है कि राज्य का विकास आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम रहा है। मानव समूह जब शुरू शुरू में जंगली अवस्था में था, तब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन फिर जब उसने कृषि को अपना लिया और धीरे धीरे अन्य उद्योग धंधे भी उसने अपना लिए और वो एक व्यवस्थित जीवन जीने लगा, तो उस समय एक सुव्यवस्थित राज्य की स्थापना भी हुई। अन्यथा यदि वो वो आर्थिक रूप से साधन संपन्न नहीं होता और जंगली अवस्था में घूमता फिरता, तो राज्य की स्थापना नहीं हो पाती। तो ये माना जाता है कि वर्तमान समय के विशाल राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मूल कारण आर्थिक गतिविधियां ही रही है। और कार्ल मार्क्स ने तो ये बताया है कि संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती है, यानी कि राज्य हो, विज्ञान हो, कला हो, संस्कृति हो, ये सब कुछ जो तय होता है वो आर्थिक परिस्थितियों से ही तय होता है। कार्ल मार्क्स ने मानव इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की और उन्होंने एक तो दंडात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिक व्याख्या, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इनका जो विवेचन किया है वो आर्थिक संदर्भ में ही किया है। यानी जैसे उन्होंने माना है कि जो हर समय में, हर युग में जो दो वर्ग रहे हैं, जंगली अवस्था को यदि आदिम युग को हम छोड़ दें तो हर युग में दो वर्ग रहे हैं। जैसे श्रमिक हो या पूंजीपति वर्ग हो, या उससे पहले दास हो या सामंत वर्ग हो। तो इस तरह से उन्होंने एक, और फिर उनका ये मानना है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आर्थिक साधनों में परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे ही राज्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। तो वर्तमान में सरकार के स्वरूप भी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं। एक तो आजकल हम देखते हैं कि कई राज्यों ने जो प्रजातांत्रिक हैं, जैसे अमेरिका है, तो उन्होंने पूंजीवादी प्रजातंत्र अपना रखा है और कुछ देशों ने साम्यवादी प्रजातंत्र को अपना रखा है। तो जैसे चीन वगैरह में, तो हम ये देखते हैं कि ये आर्थिक परिस्थितियों पर ही आधारित है। जो पूंजीवादी प्रजातंत्र है वो आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी स्वतंत्र रखता है व्यक्तियों को, और साम्यवादी प्रजातंत्र सरकार का नियंत्रण रखता है आर्थिक क्षेत्र में। तो आधुनिक युग में हम देखते हैं कि जो व्यक्तिवाद है, जो पूंजीवाद है, साम्यवाद है या समाजवाद है, श्रम संघवाद है, इन सब का संबंध मुख्य रूप से आर्थिक समस्याओं से ही है। तो ये सब जो राजनीतिक विचारधाराएं मानी जाती है, लेकिन ये सब बेसिकली मूल रूप में आर्थिक विचारधाराएं ही हैं और इनका दोनों में ही अध्ययन किया जाता है, यानी राजनीति शास्त्र में भी और अर्थशास्त्र में भी। वर्तमान समय में जो लोक कल्याणकारी राज्य हैं, यानी लोक कल्याणकारी राज्य यानी जो अपने जनता के लिए सब कुछ करता है, जैसे स्कूल खुलवाना हो, अस्पताल खुलवाना हो, या इसी तरह से सड़कें बनवाना हो, पुल बनवाना हो, या कृषि के क्षेत्र में सरकार का योगदान जो होता है, जैसे
उन्नत औजार बनाना हो, ट्रैक्टर वगैरह का निर्माण करवाना हो, और इसी तरह से जैसे रेलवेज़ का हो प्रबंध, सड़कों, पुलों, तो ये सारी जो कल्याणकारी राज्य में होता है और जो योजनाबद्ध विकास किया जाता है, यानी कि योजना के अनुसार कई लंबी योजनाएं बनाई जाती, पंचवर्षीय योजनाएं या सप्तवर्षीय योजनाएं, तो ये सब प्रजातांत्रिक राज्यों द्वारा अपनाई गई है। तो इनसे भी हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के बीच बहुत गहरा संबंध स्थापित हो गया है, यानी कि सरकार वही अच्छी मानी जाती है जो आर्थिक रूप से लोगों को सबसे पहले समृद्ध करे। इसके बाद हम देखते हैं कि राज्य की नीति आर्थिक अवस्थाओं पर निर्भर है। हम देखते हैं कि न केवल राज्य का स्वरूप, बल्कि समय समय पर राज्य जो नीतियां अपनाता है वो भी आर्थिक अवस्थाओं का परिणाम रही है। जैसे बहुत 18वीं सदी में इंग्लैंड और यूरोप के देशों में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उसके कारण उनके यहाँ पर मशीनों की वजह से बहुत ज़्यादा माल उत्पन्न होने लगा, और उस माल को बेचने के लिए और कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए उन्होंने दूसरे देशों में अपने उपनिवेश बनाए, और भारत ने भी इस उपनिवेशवाद को झेला। तो एशिया और अफ्रीका के कई देशों में इन यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने अपने उपनिवेश बनाए। जैसे न केवल इंग्लैंड ने बनाए, बल्कि और भी यूरोपीय देश थे, जैसे पुर्तगाल हुआ, फ्रांस हुआ, कनाडा हुआ। तो इन सब देशों ने उन देशों में अपने उपनिवेश इसलिए बनाए कि आर्थिक दृष्टि से इनको अपना माल वहाँ बेचना था, अपने आर्थिक केंद्र वहाँ बनाने थे। इस संबंध में बिस्मार्क का कथन देखिए कि मुझे यूरोप के बाहर नए राज्यों की नहीं, वरन व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता है। तो इन व्यापारिक केंद्रों के चलते ही कई देशों को गुलामी झेलनी पड़ी। इसी प्रकार चैम्बरलेन ने कहा था कि हम नए देशों में वस्तुओं का बाजार बनाएंगे और पुराने बाजारों का विकास करेंगे। अतः वर्तमान साम्राज्य की रक्षा करना हमारी आवश्यकता भी है और कर्तव्य भी। तो दोनों कोटेशंस आप देखिए। इसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक घटनाएं आर्थिक गतिविधियों के परिणाम होती हैं, यानी कई राजनीतिक घटनाएं ऐसी हैं जो आर्थिक गतिविधियों की वजह से ही होती हैं। जैसे 1922 में मुसोलिनी ने जो सत्ता प्राप्त की इटली में, या 1930 की विश्वव्यापी जो मंदी हुई, वो भी एक आर्थिक घटना ही थी कि विश्वव्यापी मंदी हो गई, चारों तरफ बहुत बेरोजगार हो गया था और बहुत ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया था, उपभोग भी कम हो गया था और चारों तरफ निराशा फैली हुई थी। उस विश्वव्यापी मंदी में के बाद फिर हिटलर का उदय होता है जर्मनी में, और उसने भी जर्मनी को बहुत शक्तिशाली बनाया। तो इन अधिनायकों का उदय जो राजनीतिक क्षेत्र में हुआ, उसके पीछे आर्थिक कारण माने जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, उसके पीछे भी आर्थिक कारण ही माने जाते हैं। फिर जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने एक नवनिर्माण नीति बनाई थी, न्यू डील पॉलिसी उनकी। तो उसकी सफलता इतनी ज़्यादा हुई कि उसके कारण ही वो 4 बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो ये हम देखते हैं कि जब कोई देश आर्थिक लोकतंत्र को अपनाता है और आर्थिक न्याय को अपनाता है, तो उस देश में आर्थिक विकास और समृद्धि जब बहुत हो जाती है, तो उससे वहाँ का राजनीतिक विकास भी होता है। उसके अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। अब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की अर्थशास्त्र को क्या देन है, क्या राजनीति विज्ञान ने भी अर्थशास्त्र को कुछ दिया है? तो हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान ने अर्थशास्त्र को काफ़ी कुछ दिया है, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था सरकार की राजकीय नीतियों पर निर्भर करती है, और सरकार ही जिस जिस देश में जो सरकार होती है, वो ही ये तय करती है कि किस तरह से कितनी वस्तुओं का उत्पादन और उपभोग की मतलब उत्पादन किया जाएगा और किन वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाएगा। और जो भी उनकी कीमतें हैं, वो भी सरकार तय करती है कि इन किन वस्तुओं पर और कितनी वस्तुओं पर वो करारोपण करती है, किन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है। टैक्स लगाने से उन वस्तुओं की कीमतें कई बार बढ़ जाती हैं। जैसे विलासिता की वस्तुओं पर सरकार अधिकतर कर लगा देती है, ताकि उनकी बिक्री कम हो, और जो अनिवार्य वस्तुएं होती है उन पर वो टैक्स हटा देती है, ताकि वो जो गरीब लोग हैं उनको भी, सबको जो भौतिक मतलब अपना जीवन चलाने के लिए जो अन्य बिल्कुल आवश्यक वस्तुएं हैं, वो तो कम से कम उनको मिलें। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा का जो मूल्य घटता बढ़ता है, उसके संबंध में सरकार तय करती है। आयात निर्यात किन किन चीज़ों का होगा, कौन सी चीज़ें आयात की जाएंगी, किन चीज़ों का निर्यात होगा, कौन से उद्योगों की स्थापना की जाएगी, और
रोजगार के संबंध में भी सरकार ही कई वैकेंसीज वगैरह निकालती है कि किन किन क्षेत्रों में हमें सरकारी नौकरियां जो होती हैं उनमें भर्ती की जाती है, तो वो सब सरकार के द्वारा ही तय किया जाता है। तो ये सब कुछ शासन व्यवस्था द्वारा अपनाई गई नीतियों पर ही निर्भर करता है। इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि व्यक्तिवादी विचारधारा अगर अपनाई जाती है तो राज्य में प्रमुख उद्योग धंधों पर और देश के आर्थिक जीवन पर निजी व्यक्तियों का यानी हम लोगों का नियंत्रण रहेगा। लेकिन समाजवादी और साम्यवादी देशों में आर्थिक जीवन पर राज्य का नियंत्रण रहता है। यानी कि राज्य वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग धंधों को और छोटे उद्योग धंधों को भी अपने हाथ में ले लेता है। जैसे लोहा इस्पात कारखाने अपने हाथ में ले लेगा, ट्रेन बनाने के कारखाने, ट्रेन उद्योग हो या फिर हवाई जहाज वाला उद्योग हो, तो बड़े बड़े सारे उद्योग राज्य के नियंत्रण में आ जाएंगे। और कई छोटे उद्योगों पर भी, कृषि पर भी, और वो अपना नियंत्रण रखता है। तो राज्य के द्वारा मनुष्य को, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य का नियंत्रण मतलब जो व्यक्तिवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधाराएं वो हैं तो आर्थिक विचारधाराएं, लेकिन उन पर भी राज्य के द्वारा वो किया जाता है, तभी वो मतलब राज्य का उन पर प्रभाव रहता है, तभी वो विचारधाराएं अपनाई जाती हैं आर्थिक क्षेत्र में। अब हम देखते हैं कि राज्य के द्वारा मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत सारे अधिकार और सुविधाएं और स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, वस्त्र और मकान के साथ साथ काम भी मिले, किसी का शोषण ना हो, तो ये सारी सुविधाएं भी राज्य के द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि यदि किसी देश में युद्ध हो जाता है जैसे, तो वो भी एक सैनिक राजनीतिक क्रिया है। यानी कि अगर देश के जो बड़े नेता हैं उनकी ऐसी पॉलिसीज है कि वो किसी दूसरे देश से युद्ध करें, तो हम देखते हैं कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। जैसे प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के बाद पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और बहुत सारे उद्योग धंधे चौपट हो जाते हैं। बहुत सारी अस्पतालों की, स्कूलों की बुनियादी जो सुविधाएं होती है वो समाप्त हो जाती हैं, महंगाई बढ़ जाती है और अधिकतर जो खर्चा है वो सैनिक साजो सामान पर होने लगता है। तो इस प्रकार आर्थिक स्थिति का देशों पर एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये एक राजनीतिक क्रिया है, लेकिन ये आर्थिक रूप से देशों पर बहुत मतलब खतरनाक या विनाशकारी प्रभाव डालती है। तो इस तरह से भी ये जुड़े हुए हैं राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। अब हम देखते हैं राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से हम देखें तो राजनीति विज्ञान का प्रमुख अध्ययन विषय राज्य है और इसमें हम देखते हैं कि राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंध क्या है, राज्य व्यक्ति को क्या अधिकार देता है, व्यक्ति के राज्य के प्रति क्या कर्तव्य हैं और इन संबंधों से उत्पन्न समस्याओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र मुख्यतः वस्तुओं से संबंधित होता है, राजनीति विज्ञान व्यक्तियों से संबंधित होता है। एक कीमतों का अध्ययन करता है, दूसरा मूल्यों का। अब हम देखते हैं कि प्रकृति की दृष्टि से हम देखें तो राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक विज्ञान है, क्योंकि वो ये इस बात का अध्ययन भी करता है कि राज्य को कैसा होना चाहिए। लेकिन अर्थशास्त्र वर्णनात्मक विज्ञान है, वो केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही विचार करता है। क्षेत्र की दृष्टि से हम देखें तो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अर्थशास्त्र की अपेक्षा व्यापक है, क्योंकि आर्थिक पहलू के साथ साथ वो सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक आदि से भी संबंध रखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और भूगोल का संबंध है। हम देखते हैं कि भूगोल एक विज्ञान है जिसका संबंध भूमि, जलवायु, वर्षा, खनिज पदार्थ, कृषि, समुद्र, नदी, पहाड़ इत्यादि से होता है। भूगोल उन प्राकृतिक दशाओं का वर्णन करता है जिनका मनुष्य के जीवन पर विशेष प्रभाव होता है। तो हम देखते हैं कि भूगोल की राजनीति विज्ञान को क्या देन है। राज्य के आवश्यक तत्वों में जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता आती है। और यदि भूभाग ही नहीं हो यानी भूखंड नहीं हो तो राज्य भी नहीं होगा। अब इसमें कोटेशन देखिए कि अरस्तु ने सबसे पहले इस बात को प्रतिपादित किया कि जलवायु, भूमि, समुद्र तट, पहाड़, मैदान, नदियां, खाड़ियाँ ये राजनीतिक इतिहास तथा किसी देश की सभ्यता संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ती हैं। मॉन्टेस्क्यू का कथन था कि राजनीतिक स्वतंत्रता ठंडे देशों के लिए और दास्तां गर्म देशों के लिए स्वाभाविक है। पर्वतीय देश स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं और अत्याचारी शासन प्राय उर्वरक मैदानों में पाया जाता है। यानी कि इन्होंने जलवायु से जलवायु किस तरह की है उससे इन्होंने राजनीति को जोड़ा है। यानी कि अगर ठंडा देश है तो वहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता रहेगी
अगर गर्म देश है तो वहाँ वो लोग दास्तां यानी गुलामी में रहेंगे, यानी दूसरे लोग उन पर शासन करेंगे। ये उनका कहना था। इसी तरह से रूसों ने भी कहा कि गर्म जलवायु निरंकुश शासन के लिए, यानी गर्म जलवायु होती है तो शासन निरंकुश होता है। ठंडी जलवायु होती है तो शासन बर्बरता लिए होता है, और सम जलवायु होती है तो वो उसमें अच्छा जनतंत्र शासन हो जाता है। यानी कि इन्होंने शासन व्यवस्था को जलवायु के साथ जोड़ा है। अब हम देखते हैं कि किसी भी देश के समाज की राजनीतिक समस्याएं और जीवन को समझने के लिए वहाँ की हमें भूगोल का पर्याप्त मात्रा में ज्ञान होना आवश्यक है। भूगोल से गृह नीति और विदेश नीति दोनों ही प्रभावित होती हैं। हम देखते हैं कि आज अमेरिका और रूस विश्व की महानतम शक्तियां हैं, इसका कारण वहाँ का भूगोल है। यानी कि उनके पास एक तो भूभाग बहुत ज़्यादा है, प्राकृतिक संपदा और खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा हैं, और उनके अमेरिका के दोनों तरफ समुद्र भी है। तो उनके राष्ट्रीय शक्ति में अप्रतिम वृद्धि हुई है। अमेरिका काफ़ी समय तक आक्रमणों से और विदेशी दखलंदाजी से भी मुक्त रहा है। इसका कारण ये माना जाता है कि वहाँ पर उनकी भौगोलिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। अब हम देखते हैं पश्चिमी एशिया के देश हैं, वहाँ उनकी जो, जैसे इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, ये सब आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र इसलिए बन गए क्योंकि वहाँ पेट्रोल के विशाल भंडार हैं। अब हम देखते हैं जैसे भूटान और नेपाल जैसे छोटे छोटे देश हैं जिनके पास भूभाग भी कम है और बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, तो इसका कारण है कि वहाँ प्राकृतिक साधन बहुत कम है। तो भूगोल और राजनीति का भी घनिष्ठ संबंध माना जाता है। भूगोल के बढ़ते महत्व के कारण भू राजनीति नाम के एक नए विषय का भी निर्माण हुआ है। मैकाइंडर ये कहते हैं कि समुद्री शक्ति के और स्थलीय शक्ति के बीच होने वाले संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो भूगोल के अंतर्गत तो हम विभिन्न देशों की जो प्राकृतिक दशा, जलवायु, पेड़ पौधे, उनकी मिट्टी किस प्रकार की है, खनिज पदार्थ है, इन सब का अध्ययन करते हैं। और राजनीति के विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य का, सरकार का, विधि का और नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों आदि का अध्ययन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि निश्चितता की मात्रा में भी अंतर है। भूगोल एक निश्चित विज्ञान है और राजनीतिक विज्ञान अनिश्चित है, क्योंकि ये मनुष्यों से संबंधित है, उनके व्यवहार से संबंधित है। फिर प्रकृति में भी अंतर है। भूगोल जो है वो ठोस तथ्यों से संबंधित विज्ञान है। राजनीति शास्त्र जो है तथ्यों के साथ साथ आदर्श का भी चित्रण करता है। ये एक आदर्शात्मक विज्ञान है। तो ये इनके कुछ अंतर हुए। धन्यवाद।